नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनसंख्या भूगोल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कुल 124 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि आगामी कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं। 3-4 प्रमुख परीक्षाएं हैं। एक तो आपकी यूपी पीजीटी की है जो कि 17 अगस्त को है। इसके बाद आपकी आरपीएससी की कॉलेज लेक्चर की परीक्षा है। इसके अलावा यूपी जीआईसी लेक्चर की परीक्षा है। साथ में आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा है और उसके बाद आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं। तो उसमें जनसंख्या भूगोल से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। तो जनसंख्या भूगोल से कुल इसमें 124 प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल को संस्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो आप बताइए। आपके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, जॉन आई क्लार्क, दूसरा है जीटी ट्रिवार्था, तीसरा है विल्बर जेलेंस्की और चौथा है जेबी गार्नियर। अब आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका जीटी ट्रिवार्था। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं जे आई क्लार्क, जीटी ट्रिवार्था, विल्बर जेलेंस्की, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा उत्तर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका विल्बर जेलेंस्की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 नंबर कि किस विद्वान ने 1953 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन 1953 में जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन दिए हुए हैं जीटी ट्रिवार्था, कार्ल सावर, हंटिंगटन, जॉन आई क्लार्क। तो आप बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो इसका भी उत्तर आपका जो सही है वो है आपका जीटी ट्रिवार्था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 170 नंबर, इस 4 नंबर प्रश्न कि 1970 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर नामक पुस्तक को किसने संपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं विल्बर जेलेंस्की, डीजे डैम्को, जेबी गार्नियर, पीई जेम्स। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो है आपका जीके डैम्को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बार 1965 में प्रकाशित पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं जॉन आई क्लार्क, विल्बर जेलेंस्की, जीटी ट्रिवार्था, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है जॉन आई क्लार्क। ओके, मतलब कि आपका आ नंबर आंसर सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या भूगोल का शिक्षण और शोध आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आर एल सिंह, मोहम्मद शफी, जीएस घोषाल, आरसी चांदना। तो आपका जो सही उत्तर है आपका कौन सा है, वो है जीएस घोषाल। अब आप बताइए कि जीएस घोषाल किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 7 नंबर कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय। तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो इसका उत्तर सही है पंजाब विश्वविद्यालय, और पंजाब विश्वविद्यालय से ही संबद्ध थे जीएस घोषाल महोदय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं किंग्सले डेविस, एल डी स्टाम्प, आशीष बोस, एस पी चटर्जी। तो आपका जो उत्तर सही है वो आपका है किंग्सले डेविस। अब आप बताइए कि भारत के भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है 9 नंबर कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह में कौन सी प्रक्रिया सहायक नहीं होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रत्यक्ष गणना, सांख्यिकी गणना, तालिका तथा प्रश्नावली, स्थानीय प्रतिवेदन। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा आपका सांख्यिकीय गणना। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है 10 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं
साक्षर व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म दर। तो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? आपका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या, कौन सा है? वो है साक्षर व्यक्तियों की संख्या। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के समीपवर्ती देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े किस प्रकाशन में उपलब्ध नहीं होते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, डेमोग्राफिक ईयर बुक, दूसरा है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, तीसरा है सेंसस ऑफ इंडिया और चौथा है मंथली बुलेटिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? वो है आपका सेंसस ऑफ इंडिया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1852, 1872, 1881, 1891। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1872। अब आप बताइए कि भारत में जो दशकीय जनसंख्या या जनगणना शुरू हुई थी वो किस सन से शुरू हुई थी? तो उसका उत्तर है आपका 1881। और ये जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के काल में। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान किस महाद्वीप का है? ऑप्शन दिए हुए हैं अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा? तो द्वितीय स्थान पे कौन है? वो है आपका अफ्रीका। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका एशिया है, जहां पर कुल जनसंख्या का लगभग 58% भाग पाया जाता है। अब आप बताइए कि अफ्रीका में कुल जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एशिया में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं 40%, 50%, 60%, 70%। तो आपको अभी बताया है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60%। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण विश्व के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया या उत्तरी एशिया। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा होगा? आप बताइए, तुरंत आप दिमाग लगाइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकासशील देशों में विश्व को कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन दिए हैं 40%, 50%, 60%, 70%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 70%। मतलब केवल डेवलपिंग कंट्रीज में पूरी जनसंख्या का 70% निवास करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बृहद जनसंख्या समूहन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दक्षिणी अमेरिका। पूरे विश्व में कुल 4 जो है प्रमुख केंद्र पाए गए हैं जहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है। कौन से हैं आपके? दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और आपका उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ओके, या दक्षिण उत्तरी अमेरिका का जो है पूर्वी भाग, तो वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? ऑप्शन दिए हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चीन का जनसंख्या घनत्व लगभग कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन है 125, 140, 175 और 225। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 140। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में दिए गए देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ऑप्शन दिए हैं भारत, बांग्लादेश, नीदरलैंड, जापान। बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, जापान। तीसरा है बांग्लादेश, नीदरलैंड, भारत, जापान, भारत। चौथा है बांग्लादेश, भारत, जापान, नीदरलैंड। तो आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बांग्लादेश, नीदरलैंड, भारत, जापान। जापान और उसके बाद भारत। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक जनसंख्या घनत्व को बहुत कम प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मिट्टी की उर्वरता, जलवायु, अभिगम्यता, देशांतरीय स्थिति। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है देशांतरीय स्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व निम्नतम पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं रूसी गणराज्य, अंगोला, कनाडा, फिनलैंड। तो आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा? आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कनाडा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है?
ऑप्शन दिए हुए हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एवं नगर हवेली। तो ये प्रश्न तब का है जब आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका पुनर्गठन नहीं हुआ था। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या आकार के अनुसार दिए गए राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब पॉपुलेशन साइज के अनुसार जनसंख्या मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर स्टेट्स का क्या है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। दूसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। और चौथा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन में किस कारक का योगदान बहुत कम होता है? ऑप्शन दिए हैं जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, जनसंख्या प्रवास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सी नंबर, मतलब साक्षरता। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान काल में देशों के जनसंख्या परिवर्तन में किस कारक का योगदान बहुत कम रह गया है? ऑप्शन दिए हुए जनसंख्या प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर एवं मृत्यु दर। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा है? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जनसंख्या प्रवास। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर, दूसरा है शिशु जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर का अंतर, तीसरा है अंतः प्रवास और बाह्य प्रवास का अंतर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? अच्छा, आपको दिमाग में आ गया होगा। तो आपका जो सही उत्तर हुआ जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 28 नंबर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रजननता की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए हैं कुल प्रजनन दर, प्रजनन अनुपात, अति विशिष्ट जन्म दर, अशोधित जन्म दर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डी नंबर, अशोधित जन्म दर। ओके, तो आप इसको लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रजनन अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री शिशु स्त्री अनुपात, मातृ शिशु अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका शिशु स्त्री अनुपात। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रजननता की माप के परिकलन का सूत्र अति विशिष्ट आयु विशिष्ट जन्म दरों का योग गुणे आयु वर्गांतर है क्या? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि आयु विशिष्ट जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, या प्रजनन अनुपात। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा होगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो है कुल प्रजनन दर। 30 नंबर प्रश्न हो गया ना। अब इसके बाद 31 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अफ्रीका के देशों में से किसमें अशोधित जन्म दर 40 प्रति हजार से कम है? ऑप्शन दिए हुए हैं नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, इथोपिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित यूरोपीय देशों में से किसमें अशोधित जन्म दर निम्नतम है? ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, रूस, फ्रांस, स्वीडन। तो अशोधित जन्म दर जिसमें निम्नतम है उसका उत्तर है आपका जर्मनी। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित एशियाई देशों में सर्वोच्च जन्म दर कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जॉर्डन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अफगानिस्तान। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की अशोधित जन्म दर कितनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 18 प्रति हजार, 22 प्रति हजार, 25 प्रति हजार, या 32 प्रति हजार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 25 प्रति हजार। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर निम्नतम है? ऑप्शन है गोवा, केरल, पांडिचेरी, दिल्ली। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका गोवा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व की सर्वोच्च मृत्यु दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका में जन्म दर भी उच्चतम है और मृत्यु दर भी उच्चतम है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस देश में सर्वोच्च मृत्यु दर पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में सबसे मुख्य जननांकी समस्या निम्नांकित में से कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तो आपका जो सही उत्तर है
वो है आपका निम्न जन्म दर, लो बर्थ रेट। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग पुनः स्थापन स्तर तक पहुंच गई है। ऑप्शन दिए हुए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, मिस्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फ्रांस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अशोधित मृत्यु दर का तात्पर्य है, क्रूड मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं एक वर्ष में मृत व्यक्तियों की कुल संख्या, दूसरा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की औसत संख्या, तीसरा है एक वर्ष में मृत व्यक्तियों की औसत संख्या, चौथा है एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मों पर मृतुओं की औसत संख्या। तो आप बताइए 40 नंबर का ऑप्शन कौन सही होगा। तो आपका 12 नंबर कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की औसत संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मृत्यु दर निम्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और रूस, पश्चिमी एशिया या पूर्वी एशिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए नंबर, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास को निम्नांकित में से सबसे अधिक किस कारक ने प्रभावित किया है। ऑप्शन दिए हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक। तो आपका जो सबसे सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका राजनीतिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्यत्र चले जाते हैं उसके संदर्भ में जनसंख्या प्रवास को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आप्रवास, उत्प्रवास, अंतःप्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्प्रवास, मतलब अपनी जगह से चले जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कालीन यूरोपीय जनसंख्या प्रवास किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रागैतिहासिक प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, मौसमी प्रवास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अंतरराष्ट्रीय प्रवास का, इंटरनेशनल माइग्रेशन का। अगला जो प्रश्न है बृहत्तम अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या प्रवास का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूरोपीय प्रवास, चीनी प्रवास, भारतीय प्रवास या अमेरिकी प्रवास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है यूरोपीय प्रवास का। ओके। अगला जो प्रश्न पूछा गया 47 नंबर की 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बृहद पैमाने की जनसंख्या स्थानांतरण का कारण क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका राजनीतिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया 48 नंबर कि भारत में नगरीकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नांकित में से किस कारक का है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम से नगर प्रवास, नगर से नगर प्रवास, नगर से ग्राम या अन्य कारक। तो आप बताइए कि कौन सा सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ग्राम से नगर की ओर प्रवास। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में मौसमी प्रवास बहुत कम प्रचलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं आल्प्स, हिमालय, कुनलुन या आपका अरावली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अरावली। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या प्रवास संबंधी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लीस्ट इफर्ट थियरी का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। ऑप्शन दिए हैं जेके जिफ, हिमालय, एफ एस ली या जूलियन वॉलपर्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जेके जिफ। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या प्रवास संबंधी मध्यवर्ती अवसर मॉडल के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं जूलियन वॉलपर्ट, जीके जिफ, स्टोफर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताइए। तो आपका सही उत्तर है आपका स्टोफर। अगला प्रश्न है कि जेलेंस्की द्वारा प्रस्तुत प्रवास सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल, मध्यवर्ती अवसर मॉडल। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है आपका, वो है आपका गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत या मॉडल। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं 500 करोड़, 550 करोड़, 600 करोड़ या 650 करोड़। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आपका 600 करोड़, मतलब कि 6 बिलियन। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि निम्नांकित में से किस देश में वार्षिक वृद्धि दर 2% से कम है? ऑप्शन दिए हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। तो आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका जो सही उत्तर होगा आपका भारत है। वार्षिक वृद्धि दर इस समय 2001 से लेकर 2011 के बीच में भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? वो रही है 1.64%। अब आप बताइए कि दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1991 से 1921 के बीच 3 दशकों की अवधि को माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अनिश्चित वृद्धि काल, अस्थायी जनसंख्या काल, मंद वृद्धि काल या तीव्र वृद्धि काल। तो आप बताइए कौन सही है? तो आप इसे कहते हैं अस्थायी जनसंख्या काल। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1991 से 2001 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति पूर्ववर्ती दशक की तुलना में क्या थी? ऑप्शन दिए हुए हैं 2.5% कम, 2.5% अधिक, 5% कम या समान। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 2.5% कम। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है। ऑप्शन दिए हैं औद्योगिक विकास, कृषि विकास, उच्च जन्म दर, जनसंख्या प्रवास। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उच्च जन्म दर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केरल। अगला प्रश्न है कि जननांगी संक्रमण का अर्थ है, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं समय के साथ जन्म दर में परिवर्तन, दूसरा है समय के साथ मृत्यु दर में परिवर्तन, तीसरा है समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में परिवर्तन, चौथा है जनसंख्या प्रवास संबंधी सिद्धांत। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में परिवर्तन, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब कि टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है उसको। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए थॉमसन, नोटेनस्टीन, जीटी ट्रिवार्था या हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नोटेनस्टीन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। तो ये तो आपका जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में होता है। दूसरा है उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर। तो यही आपका जो है सही विशेषता है। ओके, मतलब आपकी यही सही विशेषता है। तीसरा है घटती जन्म दर, घटती मृत्यु दर, तृतीय अवस्था का है। और चौथा है निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तो ये आपकी चौथी अवस्था का है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस देश में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है बताइए कौन सा है? तो आपका वो सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसके बाद 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक लिंगानुपात दिखाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं गर्भस्थ शिशुओं का लिंगानुपात, दूसरा है जन्म के समय का लिंगानुपात, तीसरा है जनसंख्या के समय लिंगानुपात, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गर्भस्थ शिशुओं का लिंगानुपात प्राथमिक लिंगानुपात कहलाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना के समय जो लिंगानुपात पाया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक लिंगानुपात, द्वितीयक लिंगानुपात, तृतीयक लिंगानुपात या चतुर्थक लिंगानुपात। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा सही है? वो है आपका कौन सा सही? वो है आपका क्या? तृतीयक लिंगानुपात। ओके। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एशिया। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 1901 के अनुसार भारत का लिंगानुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष कितना था? ऑप्शन दिया 1972 मतलब 972, उसके बाद 930, 942 या 932। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 972। अब आप बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो यही हमने आपसे पूछा था इसके पहले 927, 940, 943, 930, 935। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका जो दिए गए विकल्प है उनमें आपका 940 है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केरल।
अगला प्रश्न है कि देहात की तुलना में नगरों में लिंगानुपात निम्न पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन है नगरों में निम्न जन्म दर, दूसरा है नगरों में उच्च साक्षरता का होना, तीसरा नगरोन्मुखी चयनित प्रवास, और चौथा है आपका स्त्रियों की उच्च मृत्यु दर। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या, वो है आपका 69 नंबर प्रश्न है ना, नगरों में उच्च साक्षरता का होना। अगला जो प्रश्न आपका है 70 नंबर प्रश्न, आपसे पूछा गया है कि विस्तृत आधार और नुकीले शीर्ष वाले आयु पिरामिड किस जनांकीय विशेषता को प्रकट करते हैं। तो आप बताइए, ऑप्शन दिए हुए उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर मध्यम मृत्यु दर। तो आपका जो सही उत्तर है 70 का वो है आपका उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का जो भाग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं मुख्य श्रमिक, सक्रिय जनसंख्या, असक्रिय जनसंख्या या आश्रित जनसंख्या। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सक्रिय जनसंख्या। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनगणना द्वारा जनसंख्या के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, गैर श्रमिक या कुशल श्रमिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कुशल श्रमिक। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 73 नंबर कि भारतीय जनगणना में जो व्यक्ति जनगणना के पूर्ववर्ती वर्ष में 6 माह से कम अवधि तक काम कर रहा है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, कुशल श्रमिक या गैर श्रमिक। तो आपका जो 73 का आपका जो सही है वो है आपका सीमांत श्रमिक। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या के व्यवसाय निर्धारण में सर्वाधिक प्रभावशाली कारक क्या है। ऑप्शन दिए हैं शिक्षा, यातायात के साधन, जाति प्रथा या धर्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका जाति प्रथा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं या व्यवसायों को कितने वृहद वर्गों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन दिए हुए 6, 7, 9, 10। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 9। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निर्भरता अनुपात में निम्नांकित में से किस आयु वर्ग का योगदान निम्नतम है। ऑप्शन दिए हुए हैं 15 से 64 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 65 वर्ष या उससे अधिक, बा और सा दोनों। तो आपका जो सही उत्तर है क्षेत्र का वो है आपका 15 से 64 वर्ष। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा निम्नांकित में से किस वर्ग में आती है। ऑप्शन दिए 51 से 55 वर्ष, 56 से 60 वर्ष, 61 से 65 वर्ष या 66 से 70 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 61 से 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। ऑप्शन दिए हैं साक्षर व्यक्ति किसी भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर होने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश आवश्यक है, तीसरा है साक्षर व्यक्ति अपना हस्ताक्षर बना लेता है, चौथा है साक्षर व्यक्ति किसी एक भाषा में पढ़ना जानता है। तो जो कथन असत्य है साक्षरता के संबंध में वो है आपका 12 नंबर, साक्षर होने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं है। ओके। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि साक्षरता की गणना के लिए जनसंख्या के किस आयु वर्ग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं 10 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 7 वर्ष से कम है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। ऑप्शन दिए हैं 52.8, 54.8, 74% या आपका जो है 78.8। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 74%। ओके, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता से कितना प्रतिशत कम है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो ऑप्शन दिए हैं 16.7%, 20.8%, 5%, 22.7% या 25.2%। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 16.7%। अब आप बताइए कि जो कुल साक्षरता है वो 74.4% है, 04% है। तो आप बताइए भारत में स्त्री और पुरुष की साक्षरता का अलग अलग प्रतिशत कितना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च साक्षरता किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका केरल। अगला प्रश्न है
कि भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है। यही सेम प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ऑप्शन दिया हुआ है 43.6, 48.6, 50.6 या 65.5। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 65.5। अगला प्रश्न है कि प्रवास के 7 नियमों की व्याख्या किस विद्वान ने की थी। ऑप्शन दिए हैं रैली, रेवेनस्टीन, जेलेंस्की या ट्रिवार्था। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेवेनस्टीन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट निम्नांकित में से किसका परिणाम होता है। ऑप्शन दिए हैं उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर का, उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर का, तीसरा है निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर का, चौथा है निम्न जन्म दर निम्न उच्च मृत्यु दर का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, जिसमें उच्च जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होता है, इसलिए गैपिंग ज्यादा हो जाती है और जनसंख्या अचानक तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत किस क्षेत्र के जनसंख्या परिवर्तनों पर आधारित है। ऑप्शन दिए हैं पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पश्चिमी यूरोप। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जननांगी जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारतीय नगरों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है 6। वो कौन कौन से 6 हैं, मतलब 5000 है, 5000 से अधिक, मतलब 5000 तक की आबादी को जो शहर है उसके 5000 से 10,000, फिर 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1,00,000, उससे अधिक। ठीक है। तो उसके बाद अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 25.8, 26.8, 31.2 या 35.2। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 31.2। ओके, तो ये आपका 88 नंबर प्रश्न हो गया। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन दिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और आपका जो है उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हिमाचल प्रदेश। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस कारक द्वारा नगरीकरण में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन दिए ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ग्रामीण जनसंख्या में ह्रास या नगरीय जनसंख्या में ह्रास। तो आप बताइए कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका ए नंबर उत्तर सही होगा, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सर्वोच्च है। ऑप्शन दिए हैं गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गोवा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत के महानगरों की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए किस कारक की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है। ऑप्शन दिए हैं औद्योगिकरण, कृषि में यंत्रीकरण, देहात से नगरों का प्रवास या उच्च जन्म दर। तो आपका जो सही उत्तर है आपका वो है देहात से नगरोन्मुख प्रवास। अगला जो प्रश्न है आपका 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि विश्व के विकासशील देशों की औसतन कितनी जनसंख्या नगरीय है। ऑप्शन दिए हुए हैं 30%, 35%, 40%, 45%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 40%। अगला प्रश्न है कि विश्व के विकसित देशों की औसत कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 7%, 90% से अधिक, 80% से अधिक या 75% से अधिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 75% से अधिक। मतलब जो पूरी दुनिया है उसमें विकासशील देशों में रहने वाले लोगों का जो नगरीकरण है वो 40% है, और जो विकसित देश हैं उनका जो नगरों में रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 75% है। मतलब कुल 100% का 75% नगरों में रहते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में से सबसे कम जनसंख्या किस नगर की है। कवाल मतलब कानपुर, उसके बाद आपका कौन सा है, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद, लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी। तो आपका जो सही उत्तर है आपका कौन सा होगा, वो है आपका इलाहाबाद। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 96 नंबर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तृतीय बृहत्तम नगर कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे। अब आप इस उत्तर का चयन करिए और आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपने उत्तर चयन कर लिया होगा। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है 96 नंबर का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका दिल्ली है। ओके, अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन निर्जातीय धर्म की श्रेणी में नहीं आता है।
ऑप्शन दिए हुए ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म या शिंटो धर्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सार्वभौमिक धर्म का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है, वो आपका है हिंदू धर्म। ओके। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, एंगेलिकन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रोमन कैथोलिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया 100 नंबर प्रश्न कि अनुयायियों की संख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ऑप्शन है ईसाई धर्म, उसके बाद हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इस्लाम। अगला जो प्रश्न है आपका 101 नंबर कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 11.7% भाग किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दिए है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मुस्लिम। तो जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उस समय का है वो आपका है मुस्लिम का। और अभी जो इनकी संख्या है वो लगभग में 16% के आसपास है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी निम्नांकित में से किस भाषा परिवार का सदस्य है। ऑप्शन है लैटिन, जर्मनिक, इंडो ईरानी और सेल्टिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जर्मनिक। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी भाषा लैटिन भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पुर्तगाली, स्पेनी, जर्मन और फ्रांसीसी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जर्मन। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान किस भाषा में लिखी गई। ऑप्शन है अरबी, उर्दू, फारसी, मिस्री। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अरबी में। अगला प्रश्न है कि स्वाहिली भाषा विश्व के किस भाग में प्रचलित है। ऑप्शन दिए हैं पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पूर्वी अफ्रीका में स्वाहिली भाषा प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि बोलने वालों की के हिसाब से हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी बृहत्तम भाषा कौन सी है। ऑप्शन है तेलुगु, मराठी, बंगाली, उर्दू। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, अब बताइए कौन सा सही है, वो आपका है बंगाली। अगला जो आपका प्रश्न है 107 नंबर कि बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। ऑप्शन है मंदारिन, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मंदारिन। अगला प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तृतीय, थर्ड। अगला प्रश्न है कि त्वचा का पीत वर्ण किस प्रजाति का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन दिए हैं नार्डिक, मंगोलाइड, काकेसाइड, भूमध्य रेखीय। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा सही है, आपका सही उत्तर है मंगोलाइड। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन निग्राइड प्रजाति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए हैं लंबी एवं सीधी नाक, दूसरा है घुंघराले बाल, तीसरा है काली त्वचा, चौथा है आगे निकला हुआ जबड़ा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लंबी और सीधी नाक। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के पिग्मी किस मानव प्रजाति के प्रतिनिधित्व हैं या प्रतिनिधि हैं। ऑप्शन है निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड या काकेसाइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है निग्रिटो। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति किस मानव प्रजाति के प्रतिनिधित्व मानी जाती है। ऑप्शन दिए हैं काकेसाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य रेखीय या निग्राइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियंस किस मानव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए हैं काकेसाइड, नार्डिक, मंगोलाइड या ऑस्ट्रेलाइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, मंगोलाइड का, सी। ओके। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर प्रश्न कि भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मध्य प्रदेश। यहाँ पे जनसंख्या पूछा गया है ना कि जनसंख्या का प्रतिशत में, ठीक है, मतलब प्रदेश की जनसंख्या का कुल प्रतिशत में कितना है वो नहीं पूछा गया। कुल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है वो आपका है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, दूसरा है खाद्य पदार्थों की अंकगणितीय वृद्धि, तीसरा है जनसंख्या प्रवास में वृद्धि, चौथा है जनसंख्या एवं खाद्य आपूर्ति में असंतुलन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 7 नंबर, जनसंख्या प्रवास में वृद्धि। अगला जो प्रश्न है कि नौ माल्थस वादियों ने सर्वाधिक बल किस बिंदु पर दिया।
ऑप्शन दिए हैं जनसंख्या का प्राकृतिक नियंत्रण, दूसरा है कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण, तीसरा है खाद्य संसाधनों में वृद्धि, चौथा है आपका जीवन स्तर में वृद्धि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कृत्रिम संसाधनों द्वारा या कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण। 117 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया। ऑप्शन दिए हैं डाल्टन, रॉबिन्स, साउंडर्स या एडविन कैनन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एडविन कैनन। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए हैं फिनलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य, रूस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बा, मतलब कि जर्मनी। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए औद्योगिक नीति, प्रवास नीति, आपका प्रजनन संबंधी नीति और मृत्यता संबंधी नीति। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका औद्योगिक नीति। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या नीति का सर्वप्रमुख लक्षण या लक्ष्य क्या है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं मृत्यु दर को कम करना, दूसरा बेरोजगारी को कम करना, तीसरा जन्म दर को कम करना और चौथा निर्धनता को कम करना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जन्म दर को कम करना। अगला प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1951। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1949। शेष 3 प्रश्न और बचे हुए हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में पारित होने से पहले लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी थी। ऑप्शन दिए 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या आपकी 18 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपकी था 14 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किस तिथि को घोषित की गई। ऑप्शन दिए हैं 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1 फरवरी। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मध्यकालीन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए हैं मृत्यु दर को घटाकर 5 प्रति हजार करना, 1945 तक जनसंख्या में स्थायित्व लाना, कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना, शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार से नीचे लाना। तो जो मध्यकालीन उद्देश्य है वो आपका है कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1% तक लाना। तो उम्मीद है कि ये जो 124 प्रश्न आपको बताए गए जनसंख्या भूगोल से, ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। तो इसी तरह से हम अलग अलग ज्योग्राफी के जो ब्रांचेज हैं उनसे लगभग में 150, 200 या 100, 125 क्वेश्चंस एक साथ लेके आएंगे और एक नई सीरीज शुरू करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को एक बल मिल सके और एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हमने कितनी तैयारी कर ली है। तो उम्मीद है कि ये सब वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे और आप जल्द सफल होंगे। धन्यवाद।